साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है उसी का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए दोस्तों। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, लोकायतन। क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है प्रिय प्रवास। ठीक है, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। आइए और भी जानकारी जानते हैं। जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद द्वारा 1914 ईस्वी में रचित प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास 17 सर्गों में आबद्ध भागवत पुराण पर आधारित रचना है। इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था और प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम वज्रांगना विलाप था। ठीक है, जो सर्वप्रथम नाम मिला था इनका वज्रांगना विलाप था प्रिय प्रवास का। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा जानते हैं। जो गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। और प्रिय प्रवास में कृष्ण और राधा का समाज सेवी रूप प्रकट हुआ है। इसमें राधा देश सेविका के रूप में चित्रित हैं। निराला के अनुसार हरिऔध हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सभी प्रकार की ये कविताएं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 29 दिसंबर को, 14 फरवरी को, 14 सितंबर को। तो किस दिन मनाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, ख, स, अ, ब, स, च, छ, ज, य, र, ल, व। क्या है ऊष्म व्यंजन? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है स, ख, स। ठीक है, स, ख, स होता है ऊष्म व्यंजन। स, ख, स और ह ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए जो स, ख, स और ह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ग स अघोष, फ अल्प प्राण, स उष्म, ठ सघोष। तो कौन सुमेलित है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है उष्म व्यंजन, उष्म स। ठीक है, क्योंकि उष्म व्यंजन के अंतर्गत स, ख, स आते हैं। स, ख, स और ह। तो स आपका उष्म व्यंजन है, बाकी ये तीनों सुमेलित नहीं है। तो देखिए ग किस में आएगा? जो ग है वो सघोष व्यंजन के अंतर्गत आएगा और जो फ है वो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएगा और ठ जो है अघोष व्यंजन तथा स उष्म व्यंजन है। अतः विकल्प आपका सी सही होगा। ठीक है, माने स उष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्गों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है? वर्ण क्रम, व्यंजन क्रम, संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद। तो वर्गों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, वर्ण विच्छेद। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वस्तुतः स्वर या व्यंजनों को शब्दों से अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आप नमक का वर्ण विच्छेद करना देखिए कैसे करेंगे। नमक का जो वर्ण विच्छेद होगा न प्लस अ धन म धन अ धन क धन अ होगा। तो वर्णों के क्रम को वर्णमाला, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि तथा उनको अलग अलग कर देना विच्छेद कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? तो जो है वर्ण विच्छेद इस तरीके से होगा। जैसे नमक का न बोलते हैं तो अ निकल के आता है, तो न धन अ धन म धन अ धन क धन अ, ये होता है नमक का वर्ण विच्छेद। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और निजवाचक। तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है निजवाचक। ठीक है, निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एक मत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। तो अधिकतर जो व्याकरण है वो संज्ञा के 5 भेद मानते हैं और संज्ञा के भेदों में निजवाचक संज्ञा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। ब्रह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मणी या ब्राह्मणी। क्या है?
तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग जो होता है वो ब्राह्मणी होता है। अगला प्रश्न है संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्थापन, संस्थाएं, ठीक है, संस्थाएं, संस्थागत या संस्थाओं, क्या होता है संस्था शब्द का बहुवचन? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है संस्थाएं। ठीक है, संस्था शब्द का बहुवचन संस्थाएं होगा। अगला प्रश्न है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम, क्या कहते हैं? तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, वह आदि। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण या उद्देश्य विशेषण, क्या कहलाता है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह है प्रविशेषण। ठीक है, विशेषण की जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। वस्तुतः विशेषणों के विशेषण को ही प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर, बहुत प्रविशेषण शब्द है, बड़े साहसी, बड़े प्रविशेषण शब्द है। ठीक है, तो जैसे बहुत सुंदर है तो बहुत जो है आपका प्रविशेषण, सुंदर तो ये है वो विशेषता है, लेकिन बहुत सुंदर प्रविशेषण हो जाएगा। माने विशेषण की भी विशेषता जो बताए वो प्रविशेषण होता है। अगला प्रश्न है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वही आपको पहचानना है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है वह विद्यार्थी है। ठीक है, इसमें क्या है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सब में वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों में विशेषण है, बाकी वह विद्यार्थी है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। देखिए, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है तथा वह परिश्रमी भी है, वाक्यों में वह सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि वह विद्यार्थी है वाक्य में वह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार विकल्प ए में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है सीमांत पकौड़े खा रहा है निम्नांकित रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। अकर्मक, सकर्मक, त्रयार्थक या द्विकर्मक। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि सीमांत पकौड़े खा रहा है वो सकर्मक क्रिया होगा। क्या क्या का प्रश्न करेंगे तो क्या क्या निकल के आ रहा है, तो पकौड़े आंसर निकल के आ जाए तो वहाँ पे सकर्मक, आंसर न निकले तो वहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, देखिए सीमांत पकौड़े खा रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे सीमांत पकौड़े खा रहा है वाक्य में क्रिया खाने का असर कर्म यानी पकौड़े पर पड़ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हथियाना। हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक या नाम धातु। तो कौन सी क्रिया है हथियाना? तो आपका जो राइट आंसर है वो है नाम धातु। ठीक है, नाम धातु आपका राइट आंसर होगा। देखिए, संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हथियाना, लजाना, रंगना, दुखाना, बतियाना इत्यादि, ये सब क्या है, नाम धातु क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? कर्ता, कर्म, संप्रदान या करण। किस से विभक्ति जो है वो किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है करण। ठीक है, करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। से हो गया, के द्वारा हो गया, ये करण विभक्ति कारक के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, से विभक्ति करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे करण कारक हेतु के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो के द्वारा हो गया या फिर से आ जाए तो वो क्या होता है, करण कारक के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है मैंने आम खाया है वाक्य, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनमें से किसी नहीं, इनमें से किसी को नहीं। तो बताइए कौन सा काल को प्रदर्शित कर रहा है मैंने आम खाया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न क्या, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। मैंने आम खाया है वाक्य में आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैं चला हूँ,
वस्तुतः जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। समझ गए बात को? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आहा। आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? तो वाक्य में जो आहा शब्द है वो क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अव्यय। ठीक है, क्या है? अव्यय है। आहा आप आ गए, इस वाक्य में आहा अव्यय शब्द है। यह विस्मयादि बोधक अव्यय का भेद है। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय का भेद है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। कारण, लोहा, बंदर, दूध। तो तत्सम शब्द जो है उसी को पहचानना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है कारण। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। बाकी लोहा, बंदर, दूध क्या है? तद्भव है। अब देखिए, जो कारण शब्द तत्सम शब्द है, लोहा, बंदर एवं दूध तद्भव शब्द हैं, जिनके अगर तत्सम हम बनाएंगे तो लोहा का लौह बनेगा और बंदर का वानर बन जाएगा और दूध का दुग्ध बन जाएगा। तो ये सब तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? शिक्षा, स्थल, होलिका, तीरथ। तो जो तद्भव शब्द है वो है तीरथ। ठीक है, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो तीरथ है। बाकी सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। आइए देखते हैं। तीर्थ तद्भव शब्द है जिसका तत्सम तीर्थ होता है, जबकि सीख का तत्सम शिक्षा होता है, थल का तत्सम स्थल होता है तथा होलई या होली का तत्सम होलिका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है देशज शब्द। ठीक है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। तो देशज जो शब्द है वो फटाफट जो है ना वो देशज शब्द है। ठीक है, फटाफट जो है वो देशज शब्द है, अंगूठा तद्भव तथा साइकिल विदेशी माने अंग्रेजी शब्द है, सुंदर तत्सम व विशेषण शब्द है। देशज शब्द वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता अर्थात जो बोलचाल से बने हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल, चुगलखोर। तो संकर शब्द का चयन करना है, कौन सा होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है चुगलखोर। ठीक है, चुगलखोर आपका राइट आंसर होगा। चुगलखोर संकर शब्द है। किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जिन नए शब्दों की रचना हुई है उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न है अनल का पर्यायवाची शब्द है नलकूप, अनिल, अग्नि या धूमिल। क्या है अनल का पर्यायवाची शब्द? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अग्नि। ठीक है, अग्नि आपका राइट आंसर होगा। देखिए, जो अनल का अर्थ होता है वो आग होता है, इसका पर्याय अग्नि है। ठीक है, अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम है अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न या जड़। क्या होता है कृतज्ञ का विलोम शब्द? तो आपका जो राइट आंसर है वो है कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न होता है। देखिए, कृतज्ञ शब्द का समुचित विलोम कृतघ्न है। अकृतज्ञ, संवेदनहीन एवं जड़ शब्द के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतघ्न शब्द के न रहने पर अकृतज्ञ शब्द को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है। तो विकल्प के अनुसार कृतघ्न होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है मुक्त, सुप्त, लुप्त, ग्रम। क्या है? तो ग्रस्त का जो विपरीतार्थक शब्द है वो है मुक्त। ठीक है, ग्रस्त शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द मुक्त होता है, इसी प्रकार लुप्त शब्द का विपरीतार्थक व्यक्त तथा ग्राम्य शब्द का विपरीतार्थक त्याज्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। तो कौन सा नहीं है बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अपकर्ष। ठीक है, अपकर्ष आपका राइट आंसर होगा। देखिए, अपकर्ष शब्द का अर्थ अवनति होता है, यह गुस्से का समानार्थी नहीं है, जबकि क्रोध, अमर्ष तथा रोष गुस्से के समानार्थी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द है, क्या कहते हैं?
विदुषी कहते हैं, अलक्ष्या कहते हैं, आसूर्यम पश्या कहते हैं या शास्त्रज्ञा कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह है आसूर्यम पश्या कहते हैं। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे आसूर्यम पश्या कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द आसूर्यम पश्या है। ज्ञातव्य हो कि आसूर्यम पश्या तथा आसूर्य पश्या दोनों सही हैं। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहते हैं, और जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्रज्ञा कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरीके से जानती हो उसे विदुषी कहते हैं, और जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्रज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। शताब्दी, दशक, सहस्त्र, कोटि। क्या होगा? जो 100 वर्षों का समूह है उसे हम क्या कहेंगे? उसे शताब्दी कहेंगे। ठीक है, शताब्दी। 100 वर्षों का जो समूह है वाक्य के लिए एक शब्द होगा वो है शताब्दी। ठीक है, अगला प्रश्न है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? खो जाना, दिखाई न देना, दूर जाना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। क्या होगा ईद का चांद होना? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, वही होता है ईद का चांद होना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत है। अंधे को न्योता दो जने आए, कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, गधे की खाई खेती न पाप में न पुण्य में, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में कहावत का अर्थ होता है कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न है अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अज्ञान ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार न जानकार, अगम्य गम्य। क्या होगा अभिज्ञ अनभिज्ञ का सही अर्थ? तो आपका जो राइट आंसर है वो है जानकार और न जानकार। ठीक है, अभिज्ञ माने जानकार और अनभिज्ञ माने न जानकार। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुकरण में उपसर्ग बताना है, कौन सा है? अन है, करण है, अ है, अनु है। क्या है? तो उपसर्ग बताना है अनुकरण का, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अनु। ठीक है, अनु उपसर्ग है अनुकरण में। देखिए अनुकरण शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो समझ में आई बात, उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ माने आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जस्ट इसके विपरीत आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, वो अंत में लग जाता है और विशेषता ला देते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका जो राइट आंसर है बनेगा साथियों वो है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां आती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आयादि संधि। और संधि होती हैं 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रकार की संधि आती हैं जो कि आपका प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा आयादि संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है भिक्षुक में प्रत्यय है अ, उ, उक, अक। क्या होगा? तो भिक्षुक में जो प्रत्यय है वो है उक प्रत्यय। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रत्यय, हमने आपको बताया इसके पहले। तो भिक्षुक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो भिक्षु धन उक बनेगा, तो यहाँ पे उक प्रत्यय निकल के आएगा। ठीक है, तो उक प्रत्यय बना। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्दांश के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या फिर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी, समुद्रो धन उमी। क्या होगा समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है समुद्र धन उर्मी। ठीक है, समुद्र धन उर्मी, समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, देखिए जो समुद्र उर्मी है का संधि विच्छेद समुद्र धन उर्मी होगा। इसमें
कौन सी संधि है? गुण संधि है। जहाँ पर अ प्लस उ मिल जाए वहाँ पे ओ हो जाता है, अ प्लस उ मिला तो बराबर ओ हो जाएगा, तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, रथ चालक का समासिक विग्रह क्या होगा? चलने वाला रथ, रथ को चलने वाला, रथ को चलाने वाला, रथ जो चलता है। तो रथ चालक जो समासिक विग्रह होगा वो होगा रथ को चलाने वाला। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। जहां पर दो पदों के मध्य कर्म कारक अर्थात को छिपा होता है वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। को कर्म कारक विभक्ति भी कहा जाता है। उदाहरणतः रथ चालक रथ को चलाने वाला, माखन चोर माखन को चुराने वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में त्रुटि रहित है। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। तो त्रुटि रहित बताना है, माने जिसमें त्रुटि न हो वो बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, बाकी शब्दों में वाक्यों में कहीं ना कहीं त्रुटि है। जैसे यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, आसानी के साथ कर सकता हूँ यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी विकल्प गलत हैं और यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ यह विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित या ऊपरी लिखित। ऊपरी लिखित कैसे लिखा जाता है वो आपको पहचानना है। तो सही माने शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊपरी लिखित। ठीक है, ऊपरी लिखित आपका राइट आंसर होगा। ऊपरी लिखित शुद्ध वर्तनी है। जिस तरह ऊपरी धन उक्त के योग से उपर्युक्त शब्द यानी यण संधि द्वारा बनता है, वैसे ही ऊपरी धन लिखित के योग से ऊपरी लिखित यानी प्रकृति भाव से शब्द बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपरी लिखित आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यह है कि अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, यह आपका शुरुआती वाक्य है। उसके बाद यह है व र ल, यहाँ पे र कर लीजिए, य र ल व। ठीक है, इस तरीके से हैं। आपको व्यवस्थित करना है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। जैसे कि आप अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, पहले ताकि इसको ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्य रहे ये आएगा या ये आएगा या फिर इसके बाद क्या आएगा, तो एक सटीक सेंटेंस बन जाए ये आपको चयन करना है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो हम पहले लेंगे उसी का हम क्रम वाइज लिख देंगे कि हाँ पहले हमने यह लिया या फिर र लिया होगा या फिर वह लिया होगा, इस तरीके से। तो आइए एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद व्यवस्थित करेंगे। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्य रहे। ठीक है, और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसे यह था। तो इस तरीके से हमने पढ़ा, एक सेंटेंस सटीक सेंटेंस निकला। तो हमने पहले क्या किया, पहले कौन सा पढ़ा, देखिए, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, पहले हमने क्या किया, र को लिया, माने इसको, ठीक है, र को ले लिया, सबसे पहले र लिया कि चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद हमने अगला य ले लिया 2 नंबर पे। ठीक है, और 3 नंबर पे हम ले लिए व को, और ल को हम 4 नंबर पे ले लिए। अब देखिए इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। आप अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्य रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसे यह था। तो एकदम सटीक सेंटेंस बन गया। तो ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है, पहले हमने र लिया था। ठीक है, क्या लिया था, र लिया था, फिर य लिया था, फिर व लिया था, फिर ल लिया था। तो र य व ल, र य व ल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको कूट भाषा में आंसर करना था। वाक्य का उचित क्रम इस प्रकार है, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्य रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसे यह था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है, कितना होती है रसों के संचारी भावों की कुल संख्या? 23, 27, 33 या फिर 37? तो आपका जो राइट आंसर है वो है 33। ठीक है,
संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है, जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर रोला, क्या कहते हैं उसे? तो आपका जो राइट आंसर है वह है चौपाई। ठीक है, जो मात्रिक समछंद है, ठीक है, सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे हम कहते हैं चौपाई। अगला प्रश्न है, चौपाई मात्रिक समछंद है, इसमें कुल चार चरण एवं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, रीझ रीझ रहिसी रहिसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दही दही, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास है, यमक है, उपमा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। उपरोक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। रीझी रीझी रहिसी रहसी हंसी हंसी उठे पद में र तथा ह वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, समासोक्ति है या रूपक काव्य है, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है समासोक्ति है। ठीक है, समासोक्ति है। देखिए, जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? शासकीय के अंतर्गत या अर्धशासकीय या व्यक्तिगत या व्यावसायिक? अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? तो वह जो है व्यक्तिगत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र व्यक्तिगत पत्र की कोटि के अंतर्गत आएगा। इसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन, इसमें से किसी एक को भरना है, स्वयं में बड़ा काम है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन, अगर आयोजन को भर दिया जाए यहाँ पे तो सेंटेंस बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन आयोजन स्वयं में बड़ा का काम है। ठीक है, तो आयोजन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। परिशिष्ट, परिशिष्ट, परिशिष्ट या परिशिष्ट। परिशिष्ट लिखा कैसे जाता है ये आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है परिशिष्ट। ठीक है, राइट आंसर होगा। देखिए, इस तरीके से परिशिष्ट लिखा जाएगा, देख लीजिए। तो साथियों, कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग YouTube पे इस चैनल पे अगर बिल्कुल नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 45 क्वेश्चन में आप कितने कर पा रहे हैं यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।